এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক এইমছ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাক্তৰ অশোক পুৰাণিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम लोग गुवाहाटी एम्स के प्रमुख डॉक्टर अशोक पुराणिक जी से जुड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे गुवाहाटी एम्स के बारे में। डॉक्टर पुराणिक जी, अगर आप ये हमें बताएं कि जिस एम्बिशन से गुवाहाटी एम्स खड़ा किया गया, उस पर आप लोग किस तरह से अमल कर रहे हैं? देखिए, कोई भी जहाँ पे भी एम्स बनती है उस एम्स के सेफ डॉक्टर प्रोवाइड करना, एक मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना क्लिनिक केयर के लिए, और साथ में उस इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डिसीज है, उसके बारे में अध्ययन करना, और रोज हेल्थ डिवीजन में जो रिसर्च होते रहती है उसके बारे में जागरूक रहना और उसमें साथ देना और वर्ल्ड के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना। तो ये 3 काम होते हैं किसी भी एम्स के पीछे एम्स को बनाने का, कि लोगों को कम दामों पे उचित इलाज हो और सेफ डॉक्टर हो। और क्योंकि ये इलाज देने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए और नए जनरेशन के चाहिए, तो हम साथ में मेडिकल स्टूडेंट भी लेते हैं। तो इस तरह हमारा 3 काम मेन होता है: मेडिकल एजुकेशन, क्लिनिकल केयर एंड रिसर्च। तो इन 3 कामों में अगर देखा जाए तो हमारी जो मेडिकल एजुकेशन का है, जहाँ तक डॉक्टर बनाने का, तो 3 बैच अभी हमारे पास ऑलरेडी रन कर रहे हैं। चौथा बैच हमारे पास 1 सितंबर से यहाँ पे आने वाला है। तो 4th ईयर का बैच हमारे पास अभी शुरू होने वाला है। ये तो हो गया मेडिकल एजुकेशन के बारे में। उनके रुकने खाने की पूरी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह बनी हुई है, लेक्चर हॉल्स बने हुए हैं, एग्जाम हॉल्स बने हुए हैं। हमारे पास सारे उसके डीन्स हैं, एकेडमिक डीन्स हैं, रिसर्च डीन्स हैं, एग्जामिनेशन डीन्स हैं, उनके हॉस्टल बने हुए हैं, उनके डाइनिंग हॉल्स बने हुए हैं, उनका स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बन के तैयार हो रहा है। तो हमारे पास मेडिकल एजुकेशन की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ में जब ये 2nd ईयर में आजकल जब से आते हैं तो उन्हें क्लिनिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है, तो उसके लिए अस्पताल चाहिए। तो हमारे अस्पताल भी 14 अप्रैल को शुरू हुआ, तो वो हमने ओपीडी से शुरुआत की है। और उसी ब्लॉक में हमारे पास 170 बेड का एक इमरजेंसी और ट्रॉमा ब्लॉक भी हमने शुरू कर दिया है, जिसका हम फॉर्मल इनॉग्रेशन बहुत जल्द करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी इमरजेंसी केयर की भी सुविधाएं प्लेस पे हैं और उसको बहुत जल्दी इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जो पेशेंट चाहिए, वो उचित कहा जाए तो जिस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं और जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, इस तरह के हमारे पास 28 डिपार्टमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं। और साथ में ये जो हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे पास अभी 83 फैकल्टीज हैं और हमने अभी 19 फैकल्टी और उसमें ऐड किया है, जिनको अपॉइंटमेंट दे दी गई है। वो लोग अभी 15-20 दिनों के अंदर वो सब हमारे पास ज्वाइन करेंगे। तो हमारा 100 के ऊपर बहुत जल्द जाएगा और वो फिर 3 महीने में फिर से फैकल्टी, जब तक हमें पूरे अपने डिपार्टमेंट के रिक्वायर्ड फैकल्टीज नहीं मिल जाते, हम इसको एडवर्टाइज करते रहते हैं, इंटरव्यू करते रहते हैं, और ये सतत प्रक्रिया है जो चलते रहती है। तो हमारे पास इनफ टीचर्स भी हैं, फैकल्टीज हैं, लर्नेड फैकल्टीज जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं और अपने विषय के जानकार होते हैं, वो भी हमारे पास साथ में है। तो इस तरह हमारे पास 28 डिपार्टमेंट अभी चल रहा है। और यही फैकल्टीज हैं जो कम्युनिटी में जा करके, और ये जो हमारे पास जो डाटाबेस क्रिएट होता है, जो रोज ओपीडी आती है, जो रोज हम मरीज देखते हैं, उनसे जो जानकारी हम हासिल करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसमें ही से ही रिसर्च होकर निकल के आता है। जैसे कि हमने अभी नोटिस किया है कि यहाँ पे काफी न्यूरोलॉजिकल डिसीज का प्रॉब्लम है, बच्चों में और बड़ों में एनीमिया का प्रॉब्लम है, और महिलाओं में भी एनीमिया का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, मैटरनल मॉर्टिलिटी का, जो वो डिलीवरी के बहुत सारे बच्चे और माताओं का जो डेथ हो जाता है वो है। और यहाँ पे टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग की भी समस्याएं हैं, जिससे ओरल कैंसर बहुत होते हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ में रिसर्च चलते रहता है। साथ में हम स्क्रीनिंग भी करते हैं और साथ साथ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे भी हम काम करते हैं और उन्हें एजुकेशन भी देने की कोशिश करते हैं, हेल्थ एजुकेशन। ये सब हमारा ये तीनों
पार्ट है जो साथ साथ चलते रहता है। जी। और यहाँ अगर हम लोग पेशेंट्स के फुटफॉल की बात करें, जैसे आपने ओपीडी का जिक्र किया, अब तक क्योंकि अभी कुछ दिन हो चुके हैं इसको रन करते हुए, ये इसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं कि जितना आप लोग का एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे उतने लोग आ रहे हैं, उससे ज़्यादा है, कम है? वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जब हमने शुरुआत करी तो शुरुआत 400-500 लोगों से शुरू होकर के अभी हमारे पास मैक्सिमम 2100 पेशेंट्स पर मंडे के दिन मिला है। तो एवरेज हमारे पास 1200 से 1300 पेशेंट रोज आ रहे हैं, जो उम्मीद से ज्यादा है। हमने तो नहीं सोचा था कि अभी तो हमने 15 अप्रैल को शुरुआत करी और नहीं सोचा था कि इतने लोग आएंगे, बट आ रहे हैं। और थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या की वजह से हो सकता है गुवाहाटी के लोग नहीं आ पाते हों। तो ये जब आपका जो दूसरा ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद तो और बहुत ज्यादा हमारे पास मरीज आएंगे। इसके अलावा जब भर्ती हम शुरू करते हैं और लोगों को जब पता चलता है शुरू करते हैं, तो अभी 15 अगस्त के बाद जब हम ये इमरजेंसी ट्रॉमा शुरू कर देंगे तो हमारे पास और इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी। मेरा ऐसा सोचना है, कुछ इस तरह से होता है। जी। और ये तो आप कही कि गुवाहाटी और सराउंडिंग एरियाज की बात, अगर नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स की बात करें, वहाँ से कैसे लोग आ रहे हैं आपको? किस तरह के पैसेंट्स यहाँ आपको मिल रहे हैं यहाँ पे? जैसा मैंने अभी बताया कि जो एक तो ओपीडी जो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली ओपीडी चल रही है, जिसमें हर डिपार्टमेंट में कम से कम 60-70 पेशेंट्स आते हैं। मेडिसिन में सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, आपकी डर्मेटोलॉजी में बहुत पेशेंट्स आते हैं, गायनी में बहुत पेशेंट्स आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में बहुत पेशेंट्स आते हैं, पीडियाट्रिक्स में बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो ये जो रूटीन जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज की हो गई और बच्चों में इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो गई, जिसे हम URTI कहते हैं, पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। और आसपास के अभी स्टेट्स का वो स्टैटिस्टिक्स मैंने एनालाइज तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारे पास केवल रीजनल लोग आ रहे हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे इधर रंगिया से और आसपास के जो तालुका हैं उनसे सब लोग आते हैं। और मेन अर्बन गुवाहाटी सिटी से कम है अभी। तो इस तरह का सीन है जी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे आपने बताया कि कनेक्टिविटी, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक का समस्या है, इस वजह से भी शायद सिटी के लोग नहीं। मुझे लगता है कि अभी हमें इसका प्रचार प्रसार करना होगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और उद्घाटन किया था अभी 14 अप्रैल को, उसके बाद ओपीडी शुरू हो गई और ओपीडी 2000 पहुंच गई विद इन 2 मंथ्स। तो इस तरह जब हम अभी इसका प्रसार करेंगे कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं आपको पूरी तरह सुविधा देने के लिए, भर्ती देने के लिए और आयुष्मान योजना के अंदर फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए, तो मुझे लगता है कि तब लोग ज्यादा संख्या में आने लगेंगे और फिर अस्पताल का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अवेलेबल फैसिलिटी है लोगों की सेवा के लिए तत्पर होगा और तैयार होगा। जी। अगर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करें तो जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहूँ, दिल्ली एम्स, और दिल्ली एम्स के तुलना में गुवाहाटी एम्स कहाँ तक हम लोग रख सकते हैं, और मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स की? देखिए, इट्स लाइक वो 70 years old मैन एंड 6 months old बेबी की तुलना तो नहीं करी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो की जाती है, कोई भी डिसीज प्रिवेंशन के लिए, डिसीज ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग डोसेज के लिए, साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए, सर्जिकल सेफ्टी के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, रिसर्च के लिए, वो सारे जो नियम कानून कायदे जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं, वो हम सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। और दिल्ली के बराबर खड़ा होने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 साल का टाइम रहेगा। जब हमारी रैंकिंग शुरू होगी, जब हमारे यहाँ से पहला बैच डॉक्टर निकलेगा, फिर जो टॉप रैंक से जो लोग सेलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जब इसे चूज करने लगेंगे, जब यहाँ से हमारे बड़े बड़े रिसर्च पब्लिकेशंस होंगे, तब हम उस बराबरी पे पहुंचेंगे और वो बहुत टाइम लगता है। अभी हम किसी से तुलना की स्थिति पे नहीं है, लेकिन हाँ जो नए जो एक जैसे
एज अ न्यू कमर वी आर डूइंग द बेस्ट। मेरा सवाल का ये था आपको पूछने का कि लोगों को, जैसे आपने जानकारी के बारे में बताया, अवेयरनेस के बारे में, कि लोगों को भी ये जानकारी मिले कि दिल्ली एम्स में जिस तरह से तैयार है, आप लोग भी उसी लाइन पे ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। बल्कि कुछ मशीनें हमारे पास बहुत ही मॉडर्न लग रही हैं, जैसे कि 15 टेस्ला MRI, यू नो। तो ये कुछ हम कई मशीनों में उनसे भी मॉडर्न होंगे, और वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होगी तो हमारे पास भीड़ भाड़ कम होगी। हमारे पास जो भी अभी यंत्र जो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं वो उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे वो हमारा एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड हो, चाहे हमारा रेडियोथेरेपी की मशीन हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी हो, मेडिसिन देने के लिए जो फार्मेसी हो, ये करीब करीब सब जगह एक नेशनल स्टैंडर्ड होता है और स्टैंडर्डाइज्ड है, तो वो बिल्कुल वो हमारे पास भी अवेलेबल हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं, जब आपका इंस्टीट्यूट डेवलप हो जाता है, तो कैंसर की सुविधा और न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन की सुविधा, रीनल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा, इसमें सबको आने में टाइम लगता है, तो 3-1 सालों में हमें ये सब चीजों की भी सुविधा होगी। तो मेरा मानना है कि 3-1 सालों में हम जो भी सुविधाएं, जो लोग जिन चीजों के लिए दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे पास हो। राइट। और जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कुछ बीमारी रोकने के लिए, अवेयरनेस की रोकथाम के लिए अवेयरनेस की जरूरत है, तो उस अवेयरनेस के क्षेत्र में एम्स गुवाहाटी कहाँ खड़े होते हैं? देखिए, हम अभी चूंकि एज आई सेड हम नए हैं, तो हमें आप यहाँ पे जो पहले के लोकल मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे तुलना कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से हम जो भी कैंप करते हैं और आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, पेशेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वो मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये हमारा एक कमिटमेंट है, एक हमारी ड्यूटी है और एक हमारा ये मिशन भी है, तो काफी अच्छा कर रहे हैं जी। और हम कैंप करते हैं, जितने हम टीचिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही रेगुलर करते हैं, चाहे वो टोबैको प्रिवेंशन के लिए हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के लिए हो, चाहे वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रोकने के लिए हो, चाहे एनीमिया रोकने के लिए हो, चाहे वो ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन के लिए हो, टीबी कंट्रोल के लिए हो। हम इन सब प्रोग्रामों में यूनिसेफ के साथ मिल करके और लोकल अथॉरिटीज से मिल करके और रूरल हेल्थ मिशन से मिल करके और टेलीमेडिसिन के द्वारा भी इसमें हम काम कर रहे हैं जी। एंड फाइनली, बहुत संक्षेप में, डॉक्टर पुरानिक, आप आने वाले 6 महीना या 1 साल में आपका प्रायोरिटी क्या होगा? मेरा प्रायोरिटी होगा कि मैं बहुत ही जल्द से जल्द सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को भर्ती कर सकूं और इसको एक टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बराबरी में खड़ा कर सकूं जितना जल्दी हो, और नेशनल रैंकिंग में हम आ सकें, चाहे वो पेशेंट केयर हो और मेडिकल एजुकेशन हो और रिसर्च हो। हम कंट्री के जो पुराने एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट हैं उनके जितनी जल्दी हो हम उस लाइन पे खड़ा हो सकें, मेरा प्रायोरिटी होगा। ओके, थैंक यू। आपने हमें समय दिया, बहुत अपना वैल्यूएबल इनपुट दिया। डॉक्टर साहब, फिर से आपका आभार। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানত এইমছ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাক্তৰ অশোক পুৰাণিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্বা মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ একে সময়তে। নমস্কাৰ।